नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा या शेयर बाजार। आज का जो हमारा सेशन है हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हेजिंग को। बेसिकली हेजिंग है क्या और फ्यूचर को हम एज एन हेजिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फ्यूचर का जो असली जो ये समझ लीजिए असली जो क्रक्स है, जो डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो रियल यूज है वो हेजिंग ही होता है। ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये इसको एज एन हेज ही इस्तेमाल करते हैं। हम छोटे तो एज एन ट्रेडिंग या छोटे मोटे लॉट्स लेके 1 2 3 10 लॉट लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर यूज है इसका फ्यूचर्स का वो हमारा हेजिंग ही है। तो इसको समझेंगे कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली धीरे धीरे अगर हमारा पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो हम फ्यूचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं हेजिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था। देखिए, सबसे पहले हमने शॉर्टिंग को डिस्कस किया था, एक नई तरीके से शॉर्टिंग को समझा था। बेसिकली इंट्राडे में क्या होता है शॉर्टिंग, फ्यूचर में कैसे और इंट्राडे में दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझा था। स्प्रेड और इम्पैक्ट कॉस्ट को समझा था और कैसे समझा था कि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं लिक्विडिटी से। और फ्यूचर प्राइस की कैलकुलेशन को समझा था और फिर उससे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को हमने देखा था। तो चलिए, ये था पिछले बार का सेशन। अब आते हैं आज के सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले समझेंगे हेजिंग। ये एक आप ऐसे समझ लीजिए मार्केट में बहुत कॉमन टर्म है हेजिंग। आज उसको समझेंगे हेजिंग होती क्या है असलियत में और उस हेजिंग को कैसे हम फ्यूचर्स में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यूज कैसे करते हैं उसे, टाइप्स ऑफ रिस्क, हेजिंग कैसे करते हैं एक सिंगल स्टॉक में, और पोर्टफोलियो में कैसे हेजिंग करते हैं, और पोर्टफोलियो में हेजिंग कैसे करते हैं उसको समझने के लिए हमें बीटा समझना पड़ेगा। तो उससे पहले समझेंगे बीटा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेजिंग क्या होती है। देखिए, हेजिंग है इन द इवेंट ऑफ एनी एडवर्स मार्केट मूवमेंट, हेजिंग इज अ सिंपल वर्क अराउंड टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग पोजीशन फ्रॉम मेकिंग अ लॉस। इसका अंग्रेजी का हिंदी अगर आपको अनुवाद करूं तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में कोई एडवर्स मूवमेंट हुई, कोई आपको लगा कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो हेजिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम अपने लॉस को मिनिमाइज या न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी पोजीशन या पोर्टफोलियो जो भी हमारे पास है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग दोनों में जो भी चीज हमारे पास है उसको हम अपनी सिक्योर कर लें। इसको हम बोलते हैं हेजिंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, मेरे घर के पास एक लैंड खाली है, ये मेरा घर है, और एक मेरे पास प्लॉट खाली है। मैं सोचता हूँ इस पर गार्डन बनाने का, बेसिकली पेड़ पौधे थोड़े बहुत अपने लिए। अब मैंने 6 महीने 1 साल लग के यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे और अपने गार्डन के हिसाब से बढ़िया बनाया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, कोई भी आता जाता, इधर से आता इधर से जाता, और कोई भी एनिमल, ये समझ लीजिए गाय हो गई, कुत्ता हो गया, कोई भी होगा, ये गार्डन में एंट्री कर लेते हैं और मेरे गार्डन को खराब कर देते हैं या एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। तो इस चीज को मैं कैसे सिक्योर कर सकता हूँ? इस चीज को मैं कर सकता हूँ फेंसिंग से। यहाँ पर मैं फेंसिंग या एक वॉल लगा दूं जिसमें गेट हो, तो ये मेरा एरिया सिक्योर हो जाएगा। सेम यही चीज हेजिंग होती है। ये जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी, इसी का आसान भाषा में बेसिकली यही हेजिंग है। मैंने अपनी एक पोजीशन ले रखी है, उस पोजीशन को मैं कैसे, मान लीजिए मैंने एक पोजीशन ले रखी है ट्रेडिंग में या अपने पोर्टफोलियो में, 1 लाख रुपए के आसपास का मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, इस नीचे जाने को मैं कैसे रोक सकता हूँ, उसको तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे रोक सकते हैं, उस पोजीशन को बेसिकली कैसे सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है पूरी, इस प्रोसेस में कि जी नीचे मार्केट जाए तो भी मुझे अफेक्ट ना हो, बेसिकली मेरे पोर्टफोलियो पे या मेरी ट्रेडिंग पोजीशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं हेजिंग। इस पूरी प्रोसेस को हेजिंग। ठीक है, ये तो था एग्जांपल। अब आते हैं कि हेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक अनसिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक। मान लीजिए एक कंपनी है TCS। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी
कि जो रेवेन्यू है वो आने वाले पीरियड में डाउन हो सकता है, प्रॉफिट है वो डाउन हो सकता है, मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। ये सारी चीजें मैंने जो अपना टीसीएस का शेयर ले रखा है और मैंने टीसीएस में होल्ड कर रखा है लगभग लाख रुपए की होल्डिंग, और मुझे ये सारे रिस्क दिखाई देते हैं टीसीएस में। तो ये एक पर्टिकुलर जो रिस्क कंपनी स्पेसिफिक है, बेसिकली ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, इसे हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड है। अब इस रिस्क को कम करने के लिए जनरली आपने सबसे सुना होगा कि हमें डू नॉट कीप योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, अलग अलग रखो। बेसिकली आप अपना सारा पैसा एक कंपनी में मत लगाओ, अलग अलग लगाओ। जब आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, बेसिकली मान लो आपने टीसीएस भी खरीद रखा है, टाटा मोटर्स भी खरीद रखा है और इन्फोसिस में लगा रखा है, आपने एचडीएफसी बैंक में लगा रखा है पैसा, तो आपने अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारा जो भी आपने अलग अलग अपना पैसा लगा रखा है अलग अलग स्टॉक में, इससे आप अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क को खत्म कर लेते हैं, बेसिकली मिनिमाइज कर लेते हैं। खत्म तो नहीं हो सकता, मिनिमाइज कर लेते हैं कि जी अब अगर एक कंपनी नीचे जाएगी तो बाकी सारी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। तो ये रिस्क हो गया। दूसरा आता सिस्टमैटिक रिस्क। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो हमने कम कर लिया। अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क होता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट बढ़ने वाला है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं आरबीआई की तरफ से। टैरिफ वॉर की कहानी जो अभी चल रही थी, ट्रम्प टैरिफ वॉर की, ये सारे इकोनॉमी और एक कंट्री रिलेटेड रिस्क है। इनको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इनको हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इनके अगेंस्ट हम हेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को या अपने स्टॉक को। कैसे? अब आगे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिंगल स्टॉक की पोजीशन है, मैंने टीसीएस के 250 शेयर बाय कर रखे हैं 3300 रुपए के हिसाब से, और अगले 2 साल बाद मुझे लगता है कि यार यहां से टीसीएस नीचे जाने वाला है। बेसिकली अभी मैं जो अनसिस्टमैटिक रिस्क की आपको बात कर रहा था यहां पर, कि मैंने एक ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और यहां पर मेरा जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है इसको कैसे हेज करेंगे। एक तो तरीका था मैं इसी 250 शेयर ना लेके अलग अलग लेता, लेकिन अगर मैंने एक में ले लिया और इस पोजीशन को मैं सिक्योर करना चाहता हूं तो कैसे सिक्योर करूंगा, या मैंने एक ही कंपनी में लगा रखा है तो भी एक स्टॉक को सिक्योर करने के लिए मैंने 250 शेयर लिए 3300 रुपए के। 2 साल बाद मुझे लगता है कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हेज करने के लिए शॉर्ट कर दूंगा टीसीएस के फ्यूचर 250 क्वांटिटी 5100 रुपए। मान लीजिए यही करंट प्राइस है उसका, बेसिकली करंट प्राइस है फ्यूचर का 2 साल बाद का, तो मैं 5100 रुपए पे शॉर्ट कर दूंगा 250 क्वांटिटी। अब इसको शॉर्ट करने से क्या होगा, 3 सिनेरियो होंगे। एक, या तो प्राइस नीचे गया, एक उतना ही रहा, एक प्राइस बढ़ गया टीसीएस का। अब आप अपनी पोजीशन समझिए, आपके पास टीसीएस के 250 शेयर हैं 3300 क्वांटिटी के, और आपने इन्हें होल्ड कर रखा है। करंट प्राइस जो चल रहा है 2 साल बाद वो है 5100 रुपए और 250 क्वांटिटी, और इतना ही लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्यूचर का रेट होगा। तो बेसिकली पोजीशन आपकी यही रहेगी कि आप शॉर्ट करने गए तो 5100 रुपए पे मान लेते हैं आपने 250 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी। अब 15-20 दिन बाद जब मार्केट गिरी, जब बेसिकली टीसीएस का शेयर खुला, टीसीएस के शेयर का जो प्राइस है वो अगर 4800 रुपए है, तो स्पॉट पोजीशन बेसिकली जो ये वाली पोजीशन है मेरी, इसमें 250 मैंने बाय कर रखे हैं 3300 रुपए पे, और 5100 रुपए का करंट प्राइस था। करंट प्राइस से
प्राइस नीचे हो गया 300 रुपए, तो बेसिकली इस प्राइस पे जब मेरे टीसीएस के शेयर आए तो मेरे को 300 रुपए का लॉस हुआ एक क्वांटिटी पे। 250 पे 75,000 क्वांटिटी का मेरे को 75,000 रुपए का मेरे को लॉस हो गया। और फ्यूचर में क्योंकि मैंने शॉर्ट कर रखा था तो 5100 से 4800 सेम यही रहेगा इसका लिए भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया कि ये अब फ्यूचर्स जो हैं वो अपने अंडरलाइन या इंस्ट्रूमेंट को मिमिक करते हैं। तो बेसिकली अगर ये 300 पॉइंट नीचे आया तो ये भी 300 पॉइंट नीचे आया होगा, 300 नहीं तो 298, 297 कुछ ऐसे करके नीचे आया। तो मैंने फ्यूचर में कमा लिए 75,000 रुपए। नेट पीएनएल 0, 75 गवाए 75 कमाए 0। अब अगर प्राइस 5100 ही रहा, 15 दिन बाद भी प्राइस यही रहा ऊपर नीचे होके, तो मैंने ना अपने इस पोजीशन में कुछ कमाया ना इस पोजीशन में कुछ कमाया, प्रॉफिट रहा नेट में 0। अगर प्राइस 5400 रुपए हो गया, बेसिकली 300 रुपए बढ़ गया, तो अपनी पहली वाली कंडीशन में 5100 से 5400 रुपए में मैंने 75,000 रुपए कमाए। और फ्यूचर वाली कंडीशन में क्योंकि मैंने शॉर्ट कर रखा था तो यहां से मेरे यहां पे मुझे लॉस हो गया लगभग उतने का ही। तो नेट में पीएनएल मेरा रहा 0। तो आप देख रहे हो प्राइस ऊपर गया चाहे उतना रहा चाहे नीचे रहा, हेजिंग से मैंने अपना ये वाला जो रिस्क था इसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया कि जी कुछ भी होगा ना मैं कमाऊंगा ना मैं गवाऊंगा। बेसिकली अगर टीसीएस का प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, मेरे लिए पोजीशन यही रहेगी कि मैं 0 पे रहूंगा। मैं अपनी अभी जितना प्रॉफिट है मैं उसको ही सिक्योर करना चाहता हूं। तो ये रहा एक सिंगल स्टॉक के लिए। अब आते हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल स्टॉक है, बेसिकली पोर्टफोलियो मेरा बहुत बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब उससे पहले 2 क्वेश्चन है उनको और सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला, व्हाट इफ सम स्टॉक डज नॉट हैव अ फ्यूचर और डेरिवेटिव सेगमेंट। मान लीजिए मेरे पास टीसीएस था, टीसीएस की जगह कोई और कंपनी है, कोई और कंपनी कोई भी साउथ इंडियन बैंक है जैसे मान लीजिए। अब इसमें तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो आप इसको कैसे ट्रेड करेंगे। इसका जवाब मिलेगा आगे, जब हम मल्टीपल स्टॉक्स को जैसे हेज करते हैं सेम वैसे ही ये हम इसी साउथ इंडियन बैंक को हेज करेंगे। बेसिकली एक ऐसा स्टॉक जिसमें फ्यूचर के डेरिवेटिव नहीं है, फ्यूचर या कोई डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, F&O के सेगमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम आगे अभी सीखने वाले हैं तरीका कि कैसे हम अपने पूरे पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, उसी तरीके से हम इसे हेज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ वी हैव स्मॉल स्पॉट पोजीशन लाइक ओनली 50,000। और हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये समझिए मेरे पास 250 शेयर थे और 250 का ही लॉट था, तो मैंने इस पोजीशन में फ्यूचर से हेज कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास 250 की जगह कम शेयर हैं, बेसिकली मान लीजिए 50 हैं 60 हैं, तो मैं इस पोजीशन को कैसे सिक्योर करूंगा। इसका जवाब हमारे पास फ्यूचर में नहीं है, इसका जवाब हमारे पास ऑप्शंस में है। ऑप्शंस हम आने वाले 1-2 सेगमेंट के बाद स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इसको समझेंगे कि उससे कैसे हेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि फ्यूचर से हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे के लिए पेंडिंग छोड़ रहे हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बेसिकली हमने सिंगल स्टॉक पोजीशन को देख लिया है, अब हम देखेंगे मल्टीपल स्टॉक पोजीशन को। तो उससे पहले मैंने आपको अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि बीटा समझना जरूरी है, तो बीटा को जान लेते हैं, बीटा क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीटा मेजर सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द मार्केट, विच मीन्स इट हेल्प्स अस आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि बीटा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द मार्केट। बेसिकली बीटा ये बताता है कि मान लीजिए टीसीएस का ही मैं एग्जांपल लेता हूं। टीसीएस एक कंपनी है, टीसीएस की कंपनी में अगर मार्केट ऊपर गई, निफ्टी 50 ऊपर गई या नीचे गई, तो टीसीएस के प्राइस में क्या चेंज आता है, ये बीटा बताता है। बेसिकली ये बताता है कि अगर प्राइस निफ्टी ऊपर गई
तो टीसीएस कैसा रिएक्ट करता है, टीसीएस अप जाता है, डाउन जाता है, और कितना अप जाता है या कितना डाउन जाता है। अब आते हैं अगले 3 क्वेश्चन पे। इफ मार्केट मूव्स अप बाय 2% टुमारो बट इट इज लाइकली द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, जैसा मैंने आपको कहा, कल को मान लेते हैं निफ्टी 2% ऊपर गई, तो वो स्टॉक टीसीएस कैसा रिएक्ट करेगा। हाउ रिस्की इज द स्टॉक कंपेयर टू द मार्केट इंडेक्स, स्टॉक या मार्केट इंडेक्स से वो स्टॉक कितना वॉलेटाइल या रिस्की है, ये चीज भी बीटा बताता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मूवमेंट है क्या होगी वो भी बीटा बताता है। तीसरी चीज, हाउ रिस्की इज स्टॉक XYZ कंपेयर टू स्टॉक ABC। बेसिकली अगर हमें 2 स्टॉक का कंपैरिजन करना है तो वो भी हमें बीटा ही बताता है। तो बीटा समझना इसलिए जरूरी है, बेसिकली मेरा मार्केट कितना चेंज हो रहा है और स्टॉक उसके अगेंस्ट में कितना चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है कि नेगेटिव चेंज हो रहा है, ये बीटा बताता है। इसलिए अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि अगर हमें पूरे पोर्टफोलियो का ये निकालना है हेज करने के लिए, कि पूरे पोर्टफोलियो को मुझे हेज करना है, तो उसको हेज करने के लिए मुझे बीटा का पता होना बहुत जरूरी है कि जी हर स्टॉक का मूवमेंट क्या रहेगी मेरे इंडेक्स से, तभी मैं उसको हेज कर पाऊंगा। और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा कि जो सिंगल स्टॉक में हमने निफ्टी से हेज किया था, तो यहां भी हम मल्टीपल स्टॉक को निफ्टी से ही हेज करेंगे लेकिन बीटा निकाल के। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि जो भी मेरा पहला वाला क्वेश्चन था कि व्हाट इफ सम स्टॉक्स डज नॉट हैव फ्यूचर और डेरिवेटिव सेगमेंट, तो इसको हम कैसे हेज करेंगे। बेसिकली जो हमने अभी एग्जांपल लिया था सिंगल स्टॉक वाला, इसमें हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पर फ्यूचर का सेगमेंट भी इनका अवेलेबल है, डेरिवेटिव का भी अवेलेबल है, जैसे टीसीएस का एग्जांपल लिया तो हमने इसको टीसीएस के फ्यूचर से ही हेज कर दिया। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि निफ्टी से इंडेक्स से हेज करते हैं, तो यहाँ पर भी ये इंडेक्स से ही हेज होगा। अगर किसी स्टॉक में हमारे पास फ्यूचर का या डेरिवेटिव का सेगमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसे हम इंडेक्स से हेज करेंगे, वो भी बीटा के जरिए। तो चलिए बीटा की कैलकुलेशन समझते हैं। पहले बीटा जान लेते हैं कि बीटा की वैल्यू रहती क्या क्या है, फिर बीटा की कैलकुलेशन समझेंगे। अगर देखिए बीटा की वैल्यू या तो 0 या 0 से कम या 0 से ज्यादा हो सकती है। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि बीटा बेसिकली नेगेटिव है, इसका मतलब है कि बीटा नेगेटिव है। और नेगेटिव बीटा का मतलब होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। बेसिकली अगर निफ्टी अप है तो स्टॉक डाउन जाएगा, और वाइस वर्सा। अगर बीटा 0 है तो इसका मतलब है कि स्टॉक इंडिपेंडेंट है, बेसिकली इसे मार्केट की मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे स्टॉक ढूंढना बड़े ही रेयर रहते हैं। नो मूवमेंट। अब आते हैं जिनका बीटा 0 से 1 है, इसका मतलब है कि बीटा पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी उसी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। लेकिन 0 से 1 स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, क्योंकि 0 से 1 का मतलब है लेस रिस्की भी है ये। और जो मोर देन 1 है, इसका मतलब है बीटा तो पॉजिटिव है ही है, सेम डायरेक्शन भी है, लेकिन मोर रिस्की है। अब आते हैं बीटा की कैलकुलेशन, क्योंकि बीटा आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। आप ये कोई फॉर्मूला बेसिकली कोई कहीं अवेलेबल नहीं होता, ये हमें खुद ही कैलकुलेट करना होता है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखिए बीटा की कैलकुलेशन क्या होती है, आपको सबसे पहले
निफ्टी 50 का क्लोजिंग प्राइस चाहिए 6 महीने का, और जो भी स्टॉक है, मैं अभी अपने केस में टीसीएस ले रहा हूं, उसका भी क्लोजिंग प्राइस चाहिए 6 महीने का, और एक्सेल की शीट चाहिए। बीटा की जो कैलकुलेशन कहती है वो ओरिजिनली कहती है कि कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। कोवेरियंस और वेरियंस का नाम सुन के मत घबराइए, ये मुझे पता है स्टैटिस्टिक्स की बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, इनको समझना अपने आप में एक अलग ही बिल्कुल सेगमेंट और सेशन चाहिए, लेकिन वो नहीं समझेंगे। हम एक्सेल का यूज करेंगे और इससे आपको बताऊंगा कि कैसे हम बड़ी ही आसानी से इन चीज बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है एक्सेल शीट जिसमें हमने निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस डाउनलोड कर रखा है। ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, निफ्टी का और टीसीएस का। हर दिन का क्लोजिंग मैंने 2 साल का ले रखा है, और आपको बेसिकली मैं बीटा की कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि बीटा होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले डेट, क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का, डेट और जो भी मेरा स्टॉक है उसका क्लोजिंग प्राइस। तो ये मेरे पास आ गया। अब सबसे पहला मैं रिटर्न कैलकुलेट करूंगा। रिटर्न के लिए जो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है वो लगा रखा है करंट प्राइस, बेसिकली B3, ये करंट प्राइस जो 1 फरवरी का है डिवाइडेड बाय 30 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस और -1। तो जी इसका क्या मतलब है? देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताता हूं इसका मतलब क्या आ रहा है। मान लेते हैं जो भी बेसिकली 30 आज और कल के प्राइस में जो भी डिफरेंस है, कितना परसेंटेज बढ़ा है पिछले बार से, आप समझे? दोनों में कितना डिफरेंस है और पिछली बार से उसका परसेंटेज लगा दिया। तो मेरे पास आ गया कितनी मूवमेंट हुई, कितने परसेंट की मूवमेंट हुई पिछले लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। तो ऐसे ही मैंने ये हर एक में लगाऊंगा तो मेरे पास सेम यही वैल्यू आएगी। तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो आप अपने पास ये जैसे ही आपने ये वैल्यू लगा ली सेम निफ्टी की और सेम टीसीएस की, तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ स्टॉक प्लस मार्केट, बेसिकली इंडेक्स, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। अब इसे हमें नहीं समझना, हमें सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला यूज करना है। स्लोप का कैसे? मान लीजिए मुझे पूरे 2 साल का ही निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा स्लोप और ब्रैकेट के बाद जो सबसे पहले स्टॉक का मेरे को जो भी मैंने अभी परसेंटेज निकाला है, जितने पीरियड का निकालना है, अगर मुझे पूरे साल का निकालना है तो पूरे साल का, बेसिकली जितना मेरे पास डेटा है 2 साल का है तो 2 साल आप देख रहे हैं G4 से G497, कॉमा मार्केट का सेम वही सेल होने चाहिए, वही रेंज होनी चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास पूरे साल का जो आएगा, पूरे 2 साल का, बेसिकली मैं बार बार साल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार साल आ रहा है। ये पूरा डेटा 2 साल का है, तो 2 साल का जो डेटा है, 2 साल का स्लोप निकालेंगे तो आपके पास ये बीटा आ जाएगा। यही कोवेरियंस और इस वेरियंस का फॉर्मूला है। अब मैंने आपको रेफरेंस 2 साल, 1 साल, 6 महीने और 3 महीने का निकाल के दिया है। देखेंगे क्यों दिया है, क्योंकि देखिए ज्यादा पुराना अगर आप डेटा लेंगे तो उसकी वोलेटिलिटी या उसका बीटा ठीक तरीके से मैच नहीं करेगा। आप 10 साल का भी निकाल लीजिए, लेकिन उस 10 साल में पता नहीं लगेगा। बेसिकली करंट भी होना चाहिए, इतना करंट भी नहीं होना चाहिए कि मैं 1-2 दिन का बीटा निकाल लूं। 1-2 दिन का बीटा तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, तो इसलिए 6 महीने से 1 साल का बीटा ठीक रहता है। तो 6 महीने और 1 साल का बीटा ये आ रहा है मेरे पास 0.88, 0.89। अब मान लेते हैं मुझे 6 महीने का निकालना। आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। इक्वल टू स्लोप, ब्रैकेट, सबसे पहले टीसीएस, 6 महीने का निकालना है, जनवरी तक का डेटा है तो 1 अगस्त तक का लूंगा मैं। ये आ गया 1 अगस्त, ठीक है जी, कॉमा। अब आएंगे मार्केट,
1 अगस्त। सेम आप सेल रेफरेंस नंबर देख रहे हैं, बेसिकली रो नंबर सेम है और कॉलम हमारा क्योंकि अलग अलग है तो वो सेल नंबर कॉलम का चेंज है लेकिन रो का सेम है। ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहां पर एक गलती हुई कि हमारे पास जो स्लोप में था टीसीएस का प्राइस वो था G4 और जो स्टॉक का निकला था बेसिकली जो निफ्टी का निकला था वो था D6 से। तो यहां पर उसने एरर दे दिया। आपके साथ भी अगर ये एरर आए तो जैसा मैंने कहा था कि दोनों का आपको नंबर सेम रखना है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये लीजिए, तो मेरे पास स्लोप बिल्कुल वही आ गया 0.89। तो 1 साल से 6 महीने का आप रखेंगे तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये हो गया आपका बीटा कैलकुलेट। अब आते हैं बीटा के बाद हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर कि जी स्टॉक का तो हमने हेजिंग समझ लिया, एक स्टॉक का, लेकिन अगर हमें पूरे पोर्टफोलियो को हेज करना है तो कैसे हेज होगा। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो है एसीसी, एक्सिस, बीपीसीएल, सिप्ला, डीएलएफ, इन्फोसिस, एलएनटी, मारुति सुजुकी, टोटल मिला के मैंने 32 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब इसको हेज करने के लिए सबसे पहले मुझे तो हर स्टॉक का बीटा चाहिए जो मैंने निकाल रखा है। एग्जाम्पल है, आप इसको कैलकुलेट करने मत लग जाइएगा, ये एक एग्जाम्पल है। मान लेते हैं मैंने जो बीटा है वो ये है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए होगी वेटेड। वेट्स क्या होते हैं? बेसिकली परसेंटेज। एसीसी मेरे पूरे पोर्टफोलियो में कितना परसेंट है? ये 3.8% है। ये कैसे आती है फिगर? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख रुपए। एक्सिस बैंक कितनी आ रही है जी? ये आ रही है 5 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख रुपए। तो ये आ गए मेरे पास वेट्स। जैसे ही मैं बीटा को वेट से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास वेटेड बीटा आ जाएगा हर स्टॉक का, उसे टोटल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरे पोर्टफोलियो का बीटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। देखिए आप यहां पर एक चीज समझिए कि ये सीखना क्यों जरूरी है। देखिए डेरिवेटिव जो सेगमेंट है, हम तो एज एन छोटे रिटेलर इसे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 लॉट 2 लॉट, 1 लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया, 10 लॉट ले लिए। लेकिन जो इसका असली यूज है F&O का, वो रहता है हेजिंग के लिए। हेजिंग के लिए कैसे? जितने बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो, क्योंकि वो तो अपने आप को बुलिश पोजीशन में लेके बैठे हुए हैं। अब उनका पोर्टफोलियो 20-20, 25-25, 1-1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो। अब वो उस पोर्टफोलियो को एकदम से नीचे जाते हुए नहीं देख सकते ना कि जी 1 लाख का पोर्टफोलियो एकदम से 1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 80,000 करोड़ रह जाए उनके लिए तो 20,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। तो उस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज करते हैं। अभी मैं आपको इसलिए फ्यूचर बता रहा हूँ कि कैसे इस पूरी प्रोसेस से हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। तो मेजर यूज जो F&O का है वो बड़े लेवल पर यही होता है। हम तो उसको एज एन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि चलो छोटा हमारे लिए अमाउंट है और हमें अपना टेक्निकल का सेगमेंट पता है, यहाँ से एक छोटा सा हम एक रिवॉर्ड लेके निकल जाएंगे। तो ये है, आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर कि पोर्टफोलियो कैसे हेज करना है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकला, फिर निकालेंगे हम हेज वैल्यू। हेज वैल्यू क्या होती है? बेसिकली पोर्टफोलियो का जो हमारा बीटा आया 1.223, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी अगर 1% से बढ़ी तो मेरा पोर्टफोलियो भी 1.223% से बढ़ेगा। अगर निफ्टी 1% से गिरी तो मेरा पोर्टफोलियो भी 1.223% से गिरेगा। तो मुझे जो वैल्यू हेज करनी है वो 32 लाख इंटू में 1.223, 13,13,600 रुपीज, इतनी वैल्यू को हेज करना है। करंट जो निफ्टी का प्राइस मान लेते हैं, जो फ्यूचर का लॉट आपका करंट कुछ भी आ रहा हो, मान लीजिए 26,000 आ रहा है और 65 क्वांटिटी है तो एक लॉट मिल रहा है 16 लाख। एक कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो है 16,90,000। तो मेरे को कितने लॉट रिक्वायर्ड होंगे? 2.315 आ रही है। इसको हम 3 लॉट ले लेते हैं। इसका मतलब यह है 3 लॉट आ गए मेरे पास। अब क्या होगा? मैंने अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लिया। आपको पता है फ्यूचर में मुझे पूरे पैसे तो देने नहीं है, 20 से 30% देने हैं और 20 से 30% में मेरा पूरा पोर्टफोलियो हेज हो गया। मार्केट अब नीचे जाए, मार्केट मान लीजिए 1000 पॉइंट नीचे गई और मेरा पोर्टफोलियो उससे नीचे जाता, क्योंकि सारे स्टॉक्स भी नीचे उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे,
स्टॉक्स भी नीचे जाते तो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने उतने पैसे कमा लिए हैं, मैंने अपनी फ्यूचर में उतने पैसे कमा लिए। अब मुझे ये चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे गया है, मैं उसी प्राइस पे बाय करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की क्या सोच होती है कि अभी मैं बुक कर दूंगा और जैसे ही प्राइस नीचे आएगा तब मैं बाय कर लूंगा। आप इस चीज़ को मान के चलिए, आपको ना टॉप पता है ना बॉटम पता है। आपको हमेशा लगेगा और नीचे जा रहा है, आपको हमेशा लगेगा अभी तो और ऊपर है, और ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करूंगा। तो इसलिए इस पोजीशन को, ऐसी पोजीशन में हमें हेज करना सबसे सेफ ऑप्शन होता है कि यहाँ पर हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मार्केट अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मेरा पोर्टफोलियो सिक्योर कर लिया, क्योंकि जब आप मार्केट में बहुत टाइम देते हैं तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, और उस चेंज में मैं अपने पोर्टफोलियो को अभी जो मेरा बेसिकली प्रॉफिट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, उसे नीचे देखना वो साइकोलॉजिकली और मेंटली बड़ा ही पेनफुल होता है। उस पेन को कम करने के लिए हम हेजिंग को ऐसे यूज कर सकते हैं, फ्यूचर्स को बेसिकली ऐसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस को कैसे यूज करेंगे उसको हम जब ऑप्शन का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे वहां समझेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया हेजिंग को डिटेल में, अपने पोर्टफोलियो को भी हम कैसे हेज कर सकते हैं, बीटा की कैलकुलेशन, इन सबको समझा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए।